अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहली खबर, ईरान के सदर अपना एक रोज़ा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके कल रात को वापस रवाना हो गए। ईरान की जो हुकूमत है उसके हवाले से जंग शुरू होने से पहले ये कहा जा रहा था कि ये हुकूमत तब्दील हो जाएगी, हमने रजीम चेंज करनी है। आप देख लें, अमरीका बार बार ये कहता था, दीगर कुछ जो ममालिक हैं वहाँ से भी इस किस्म की आवाज़ें आई। इसराइल ये कहता था कि ईरान के अंदर रजीम चेंज होगी। आज तकरीबन 125 दिन के बाद जब ये जंग जो है एक MOU के तहत इस वक्त एक तरह से रुकी हुई है, MOU के ऊपर दस्तखत भी हो गए। अगर आप इस सारे अरसे के दौरान देखें तो आज अगर आपको कोई हुकूमत कमज़ोर नज़र आती है तो वो इसराइल की हुकूमत और अमेरिका की हुकूमत, दोनों को एक बहुत बड़ी सियासी कीमत अदा करनी पड़ रही है। ईरान की हुकूमत जितनी मजबूत आज से 100-125 दिन पहले थी, आज वो उसकी निस्बत ज्यादा मजबूत है। ऑल्दो के वहां पे बड़ा नुकसान भी हुआ, उनके रहबर आला को भी हिट किया गया, लेकिन आज ईरान की हुकूमत जो है वो पहले से मजबूत है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ईरान के अंदर जो है कोई उनको सहूलतकार उस तरह नहीं मिला। उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की, रजीम चेंज की कोशिश की। अब ये खबरें भी आ रही हैं कि वहां पे इंटरनेट तक पहुंचाया गया। एलन मस्क का जो स्टार लिंक है उसको स्मगल किया गया कि वहां पे इंटरनेट के जरिए इस तरह का मवाद फैलाया जाएगा, वहां पे आवाम की मूवमेंट खड़ी की जाएगी, हुकूमत गिरा दी जाएगी, कुर्दिस्तान के एरिए से लोगों को असला दे के भेजा जाएगा। लेकिन ये सारी स्कीमें नाकाम हो गई और आज ईरान की जो हुकूमत है वो तमाम तर अपने नुकसानात के बावजूद पहले से ज्यादा मजबूत है। ये बात जो है आदिल नजम साहब ने भी मेरे प्रोग्राम में मुझसे गुफ्तगू करते हुए कही और मैं 100% उनसे एग्री करता हूं। दूसरी जानिब ट्रंप को भी सियासी चैलेंज है इस वक्त और नेतन्याहू की हुकूमत को भी बहुत बड़ा सियासी चैलेंज है। अच्छा, जो एक रोजा दौरा पाकिस्तान था यकीनन वो बहुत अहमियत का हामिल था। ईरान ने भी ये वाज़े पैगाम दिया कि पाकिस्तान का जो इसमें किरदार है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब एक रोजा ये जो दौरा था या इससे पहले भी जो हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान आते हैं, ये हम सब के लिए काबिल फख्र है कि ये लोग आते हैं, हमें इज्जत देते हैं, ये हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, उनकी सिक्योरिटी, उनका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। लेकिन उनके दौरे के दौरान जैसे आम शहरियों को ट्रीट किया जाता है, जैसे सड़कें बंद कर दी जाती हैं, वो मुनासिब नहीं है वो रवैया। उसको किसी बेहतर तरीके से टैकल किया जाना चाहिए। ये सामने आप तस्वीर देख सकते हैं, ये कल दोपहर की तस्वीर है। कल रात तक, बल्कि काफी देर तक, रात को 10 बजे के बाद भी बहुत सारे लोग जिसमें सहाफी भी शामिल हैं वीडियोस वगैरह शेयर करते रहे कि भाई हम इधर फंस रहे हैं, हम उधर फंस रहे हैं। तो ये कोई तरीका कार नहीं है कि कोई भी पाकिस्तान में आता है तो पाकिस्तान के शहरियों की जिंदगी जो है वो आजाब बन जाती है। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को सिक्योरिटी फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर हम भारत जैसे मुल्क को शिकस्त दे सकते हैं, अपने से 10 गुना बड़ी आर्मी को हरा सकते हैं, तो यकीनन हम कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि जहां पे आम बंदे की जिंदगी इस तरह जो है वो ख्वार ना हो, आम बंदा और आम बंदे की जिंदगी इस तरह रुक ना जाए। पूरा एक हफ्ता इस वजह से इस्लामाबाद ऑलमोस्ट बंद रहा कि भाई मोअज़्ज़िज़ मेहमान आ रहे हैं, टॉक्स का दूसरा राउंड होगा जो कभी नहीं हुआ। इवन के अदालतें भी बंद हो गई, अदालतों से लेके कारोबार तक, आम दुकानों तक हमने बंद रखी। कल भी यही पोजीशन थी। तो मेरे ख्याल में इसको हमें देखने की जरूरत है और शहरियों की जो राइट टू मूवमेंट है या जो उनकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है उसको हमें ऐसे कर्टेल नहीं करना चाहिए। इसका कोई बेहतर तरीका कार निकालने की जरूरत है। ऑल्दो कि एक ट्रैफिक प्लान बनाया जाता है, अफसरान कहते हैं जी ऐसा है वैसा है, वो सारे प्लान जो हैं वो पावर पॉइंट के ऊपर तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इंप्लीमेंट करते हुए कहीं ना कहीं अगर किसी एक बंदे की भी कोई कहीं पे गफलत हो जाए, और फिर आपको हमारे एटीट्यूड्स का तो पता ही है, उसकी वजह से जो है वो लोग घंटों घंटों जो है वहां पे ख्वार होते हैं, जो यकीनन एक मुनासिब चीज नहीं है। तो जहां पे जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा कि ये जो मोअज़्ज़िज़ मेहमान आते हैं हमारे लिए काबिल फख्र है, लेकिन जैसे आम शहरी को एक तरह से ख्वार किया जाता है, वो हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। उसको जो है हमें देखने की जरूरत है और चीजों को बेहतर करने की जरूरत है। अगली जो खबर है जनाब वो भी इस्लामाबाद से है। गुज़िश्ता रात को इस्लामाबाद के एतवार बाजार में आग लग गई। कल रात को तकरीबन 10 बजे के बाद 11 बजे के करीब ये खबर आई और काफी ज्यादा नुकसान की इतलात भी हैं। अब अक्सर वहां से इस तरह की खबरें आती रहती हैं मुख्तलिफ, यानी जो इस तरह के एतवार बाजार हैं, मार्केट्स हैं, कभी कराची से कभी किसी और शहर से। तो अब देखने की जरूरत है कि क्या वजह है, क्यों ये आग लगती है, उसकी प्रॉपर तहकीकात हो और आग के ऊपर काबू पाने का जो सिस्टम है और जो लोगों ने खुद प्रिकॉशंस लेने हैं उनका भी ख्याल रखा जाए। हर चीज की जिम्मेदारी हम हुकूमत पे नहीं डाल सकते। अब कराची के अंदर जो एक प्लाजे के अंदर आग लगी, वहां पे एक्स्ट्रा दुकानें बनाई गई थी, फायर एग्जिट को ब्लॉक किया गया था, और आप किसी भी प्लाजे में चले जाएं पाकिस्तान के अंदर किसी जगह पे भी आपको हेल्थ एंड सेफ्टी का कोई कॉन्सेप्ट ही नजर नहीं आता। तो भाई ये फिर सारा कसूर हुकूमत का तो नहीं है ना, कुछ हमारा कसूर भी है। हमें भी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, पर उम्मीद करते हैं कि ये जो आग है इस पे जिस तरह काबू पाया गया है ज़्यादा लोगों का नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन है कि माली काफ़ी ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ है।
अगली खबर हॉकी के हवाले से, जहां पे पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बले बले हो रही है, वहां पे इंटरनेशनल जो हॉकी फेडरेशन है उन्होंने क्या किया जनाब। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने एक टूर्नामेंट में जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा था, उन्होंने पाकिस्तान का झंडा ही जो है वो गलत दे दिया, यानी उस झंडे से सफ़ेद ही गायब कर दिया कि जनाब वो जो माइनॉरिटीज़ को और वो जो अकलीतों को रिप्रेजेंट करता है सफ़ेद रंग पाकिस्तान के झंडे में, उसको ही उन्होंने निकाल दिया। तो इसके ऊपर यकीनन एहतजाज करना चाहिए। सोशल मीडिया सार्फिन ने भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद की। पता नहीं, वैसे भी आजकल जो हुकूमत में नहीं है उनके लिए स्पेस काफ़ी कम है, लेकिन पाकिस्तान के झंडे के अंदर तो वो स्पेस है ना, तो कम से कम वहाँ पर वो जो स्पेस है उधर तो वो रहे ना। ज़मीन पर है या नहीं है, चाहे वो माइनॉरिटीज़ हो जाए या सियासी मुखालफिन हो जाए, उनके लिए कितनी स्पेस है, जो आपका इख्तलाफ है उसके लिए कितनी स्पेस है, बहुत सारी उसके ऊपर बहस हो सकती है। लेकिन झंडे के अंदर ये जो स्पेस है हमारी अक़लियतों के लिए, मेरे ख्याल में जिस तरीके से उसको वहां से निकाला गया है, इस मसले को टेकअप करना चाहिए। और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जहां पे एक तरफ भारत का झंडा हो और पाकिस्तान का जो झंडा हो उसको गलत झंडा जो है वो पकड़ा दिया जाए जिसमें सफेद रंग ही ना हो, तो उसके ऊपर यकीनन एहतजाज बनता है। अच्छा, मैंने आपके साथ कुछ दिन पहले खबर शेयर की थी कि जो ये कहा जा रहा है कि खान साहब की बहनों को ऑफर की जा रही है मुलाकात। मैंने आपको कहा था कि ये कोई नई बात नहीं है। ये जिस दिन 26 नंबर पे बैठी हुई थी अलीमा खान साहिबा, सोहेल अफरीदी साहब, और उस वक्त ये बैरिस्टर गौहर मैसेज लेके आए थे, और मैसेज ये था कि नौरीन खान साहिबा की मुलाकात करवा दी जाएगी। लेकिन खान की बहनों ने कहा था कि उनका इलाज करवाएं, उनके डॉक्टर्स को की मुलाकात करवाएं, उनको अस्पताल शिफ्ट करवाएं, वो जरूरी है। अगर एक बहन की ले जाके आप 5 मिनट मुलाकात करवा देंगे लेकिन मसला फिर वहीं का वहीं फंसा रहेगा। तो अब जो अलीमा खान साहिबा हैं, गुज़िश्ता रोज अडयाला जेल के बाहर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये चीज जो मैंने आपसे शेयर की थी उसकी तस्दीक की, और उन्होंने कहा कि वहीं बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने 26 नंबर का नाम तो नहीं लिया, उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर साहब ये पैगाम लेके आए थे, और उसका फिर जो मैंने आपको तफसीलात बताई थी उन्होंने वो दोहरा दी कि हमारा ये मुतालबा। और नौरीन खान साहब ने कहा कि मुझसे तो किसी ने राब्ता नहीं किया। मैंने पहले भी अपने व्लॉग में आपको बताया था कि आगे पीछे से पैगामात आ रहे हैं, और खान साहब की फैमिली का यही मुतालबा है कि अगर मुलाकात करवानी है तो वो जाती डॉक्टर्स की करवाई जाए ताकि वो टेस्ट भी कर सकें, देख भी सकें, और उनको फौरन अस्पताल शिफ्ट किया जाए और वहां पे सबकी मुलाकात हो। ये तो नहीं हो सकता कि जनाब अदालत का हुक्म है लेकिन उसके बावजूद आप मुलाकात नहीं करवाते। और अलीमा खान साहब ने कहा जी हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा था कि एक जेलर को, जो सुपरिटेंडेंट है, उसको नई कोई दरखास्त लिख के दें। तो उन्होंने कहा हम क्यों दरखास्त लिख के दें जब अदालत का फैसला मौजूद है, और मुलाकात तो इसी हुकूमत ने करवानी है। अगर इन्होंने करवानी हो तो ये क्या किसी दरखास्त के मोहताज हैं? ये फौरन हमारी मुलाकात करवा दें। तो वो जो बात हमने पहले आपके साथ शेयर की थी उसको अलीमा खान साहब ने गुज़िश्ता रोज एक तरह से कंफर्म भी किया, और उसके हवाले से कुछ मजीद तफसीलात वगैरह भी शेयर की। उसके अलावा भी उन्होंने काफ़ी वहाँ पे मीडिया से बातचीत की, हुकूमत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की, दीगर उनकी जो क़यादत है वो भी गुफ्तगू करती रही। लेकिन इस सारी चीज़ का लुबे लुबाब ये है कि अभी तक खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई गई, उनके ज़ाती डॉक्टर्स की भी मुलाकात नहीं करवाई गई, ज़ाती डॉक्टर्स के सामने उनका इलाज भी नहीं करवाया जा रहा। और ये वो चीज़ है जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ बार बार ये मुतालबा कर रही है कि खान साहब को अस्पताल भी शिफ्ट किया जाए और ज़ाती डॉक्टर्स के सामने उनका इलाज भी करवाया जाए। अच्छा जी, अगली जो स्टोरी है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो स्टोरी है MNA हजरात के हवाले से। मैं देख रहा था कि अली मूसा गिलानी जो हैं, यूसुफ रजा गिलानी साहब के साहबजादे, वो रेंज रोवर में आए पार्लियामेंट हाउस। तो उनसे उधर किसी सहाफ़ी ने पूछा कि भाई आप जो है एक तरफ हुकूमत कफ़ायत शारी की बात कर रही है और दूसरी तरफ आप रेंज रोवर में आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये कोई, मैं हुकूमत की गाड़ी में थोड़ा आ रहा हूँ, मैं अपनी गाड़ी में आ रहा हूँ। पर मसला ये है कि जिन लोगों को आप रिप्रेजेंट करते हैं, अली मूसा गिलानी जहां से वोट लेके आए, क्या उस हलके में 10% लोग भी ऐसे हैं जो रेंज रोवर अफोर्ड कर सकते हो? मेरे ख्याल में मैंने कोई मुबालगा आराई से काम लिया, 10 छोड़ दें, 5% लोग भी ऐसे हैं। सॉरी, 5 क्या, 1%, 1%। अगर वहां पे मिसाल के तौर पे उस हल्के के अंदर 5 लाख बंदा है, तो क्या उसमें से 50 बंदे या 100 बंदे या 500 बंदा ऐसा है वहां पे 500 बंदा के जो रेंज रोवर खरीद सके? 500 खानदान ऐसे हैं, हाँ ये 3-4 जो खानदान हैं जिसमें सारी जमातों के, वो तो शायद खरीद सकें, कुछ बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो भी खरीद सकें, लेकिन जिनको आप रिप्रेजेंट करते हैं वो तो वो लोग हैं जो स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं, जिनको मुनासिब खुराक भी मुयसर नहीं है, वो अपनी कैलोरीज भी पूरी नहीं कर सकते, वो जो मुतवाजन गज़ा है वो भी नहीं ले सकते। आप तो कैवियर से लेके और पता नहीं क्या कुछ खा सकते होंगे, क्योंकि आप कहेंगे कि जी हमारा अपना पैसा है। आपके भाई की 2 करोड़ की घड़ी किसी ने बार्सिलोना में छीन ली, लेकिन कितने लोग हैं आपके हल्के में
जो 2 करोड़ इस तरह अफोर्ड कर सकते हैं या 2 करोड़ की घड़ी पहन सकते हैं, तो आपकी पर्सनल वेल्थ पे किसी को कोई एतराज नहीं है। अगर आपके पास अभी 2 करोड़ है, मेरी दुआ है कि अली मूसा गिलानी को, आपके खानदान को अल्लाह ताला 2 अरब दे। लेकिन आपको कुछ ख्याल करना पड़ेगा कि जिनको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर वो गधा गाड़ियों पे फिर रहे हैं, वो चिंग ची पे फिर रहे हैं, तो आप रेंज रोवर में फिर के कभी भी उनका जो दर्द है उसको महसूस नहीं कर सकते। कम से कम आप ये तो एहसास तो उनको दिलवाएं ना। दुनिया भर में कहीं पे भी आप किसी भी जगह पे जहां पे इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस हो, वो सोच नहीं सकते कि वो इस किस्म का वल्गर डिस्प्ले ऑफ वेल्थ करें। जैसी वल्गैरिटी, हम कौमी असेंबली के बाहर जाते हैं, एक दिन में कौमी असेंबली के बाहर चला गया और गालबन वो पहली दफा या दूसरी दफा मैं गया था, वहां पे मेरी पहली दफा निसार जट साहब से भी मुलाकात हुई थी, जट साहब से मिला था और कुछ और लोगों से भी मिला था। वहां पे जो गाड़ियां आ रही थी, ये मैं किसी एक पीपल्स पार्टी की या अली मूसा गिलानी साहब की या किसी और मोअज़्ज़िज़ दोस्त की बात नहीं कर रहा, सब मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं, वहां पे जो अवामी नुमाइंदों की गाड़ियां थी, अवाम वो जो 40% जो है गुर्बत का शिकार हो चुकी है, वहां पे जो अवामी नुमाइंदों की गाड़ियां मैंने देखी, ऐसा जो है वल्गर डिस्प्ले ऑफ वेल्थ मैंने देखा, यकीन कीजिए कि मुझे मतली आना शुरू हो गई। मैं इतना, मेरा दिल खराब हुआ कि यार ये लोग कभी पाकिस्तान की अवाम के बारे में कुछ सोचेंगे? ये जो 5-5 करोड़ की, 4-4 करोड़ की, 2-2 करोड़ की गाड़ियों में फिर रहे हैं। हाँ, जो बिजनेसमैन है, जो अपना बिजनेस कर रहा है, आसूदा आदमी है, कोई नौकरी कर रहा है, वो जो मर्जी करे, वो 10 करोड़ की खरीदे। आपने तो इस मुल्क के हालात को बदलना। आप अवामी नुमाइंदे हैं। मेरा, अगर मैं भूखा हूं तो मेरा नुमाइंदा पेट भरा हुआ तो नहीं होगा ना। अगर उसका पेट भरा भी होगा तो कम से कम वो थोड़ा सा प्रिटेंड तो करेगा। तो मसला ये है कि जिस किस्म का वल्गर डिस्प्ले ऑफ वेल्थ हम देखते हैं, और यही हाल जो है बहुत सारे इनके लोगों का है, जनाब ये घड़ी पहनी हुई, वो घड़ी पहनी हुई। ये जब इंटरनेशनल जगहों पे जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, वो भी इसके ऊपर हैरत का इजहार करते हैं कि भाई मुल्क की इनकी हालत देखो और इनकी, आप इनके टशन चेक करो। तो भाई ये मसला नहीं है कि किसी की जाती वेल्थ है, ये नहीं है। बलोचिस्तान के जो नुमाइंदे हैं, जो बात करते हैं कि जी वहां पे बहुत ज्यादा महरूमियां हैं, अगर आप बलोचिस्तान के किसी नवाब की इस्लामाबाद में गाड़ी देख लें, उस कीमत में इस्लामाबाद में 2 घर शायद मिल जाएं किसी आगे पीछे इलाके में। तो वो कह रहे होते हैं जनाब हम महरूमी का शिकार है और हमें हक नहीं मिलता, और जनाब वो करोड़ों की गाड़ियों में फिर रहे हैं और 10 गाड़ियां आगे चल रही हैं और 5 गाड़ियां पीछे चल रही हैं। तो जब तक ये लोग अवाम के नुमाइंदगी का दावा करते रहेंगे, जो भूखी मरने वाली अवाम है, जिसके पास इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं है, रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए पैसे नहीं है, अपनी बेटी की शादी के पैसे नहीं है, जब तक ये तुम्हारे नुमाइंदे रहेंगे, तुम्हारी यही हालत रहेगी। और ये मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिर्फ एक पार्टी, चाहे पीटीआई हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो या कोई और मोअज़्ज़िज़ जमात हो, जो अवामी नुमाइंदे हैं, जब तक वो अवाम से नहीं होंगे, आम घरानों से नहीं होंगे, तब तक अवाम के मसाइल हल नहीं होंगे। अच्छा जी, अगली जो स्टोरी है वो मैं वेस्ट से यानी मगरिब से आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वहां पे भी अवाम में बड़ा इस्तराब पाया जाता है। वहां पे जो माइनॉरिटीज हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं, उनके खिलाफ एक काफी ज्यादा मुहिम भी चल रही है और उनके खिलाफ लोगों की नफरत भी उभर कर सामने आ रही है। बरतानिया में हमने देखा कि रिफॉर्म पार्टी जो है, जिस तरह का उसका राइज हुआ, उन्होंने लेबर पार्टी को मुकामी इंतखाबात में हराया और उसकी वजह से कीयर स्टामर जो बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको अब इस्तीफा देना पड़ रहा है। इसी तरह हमें यूरोप के अंदर भी जो राइट विंग पार्टीज हैं उनका राइज नजर आ रहा है। लापेन की बेटी मरी लापेन जो है वो आपको काफी पॉपुलर नजर आ रही हैं। इसी तरह हॉलैंड के अंदर भी आपको राइट विंग पार्टियां नजर आती हैं। आप स्पेन में चले जाएं, आप इटली में चले जाएं, हर जगह पे राइट विंग जो है वो एक तरह से या तो वो थोड़ी सी पॉपुलर हो रही है या वो ज्यादा जेर बहस है। और मसला क्या है? मसला ये है कि जो यूरोप में इमिग्रेशन हो रही है, जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, उनकी जो तर्ज जिंदगी है उसके ऊपर बहुत सारे लोग एतराज करते हैं। अब एलन मस्क ने कल ये एक वीडियो शेयर की हुई थी। ये गालबन मैनचेस्टर की वीडियो है जहां पे कोई मुहर्रम का कोई जुलूस वगैरह निकला हुआ है और उसने कुछ नहीं लिखा, उसने सिर्फ ये वीडियो शेयर की और उसकी कई हजार ट्वीट्स हो चुकी हैं और नीचे लोग कह रहे हैं कि भाई ये क्या आपने हमारे मुल्क को बना दिया, ये होते कौन है कि हमारे मुल्क में आके ये इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। अब मसला ये है कि वहां पे अगर किसी ने कोई जुलूस निकाला है वो तो आपको हुकूमत से इजाजत लेनी पड़ती है, हुकूमत इजाजत ले रही है, लेकिन इस तरह की चीजों को इस्तेमाल किया जाता है। एलन मस्क जैसे लोग हैं वो भी इसमें अपना हिस्सा डालते हैं और फिर जहां पे इस तरह की नफरत अंगेज रवैये हैं, वहां पे जो इमिग्रेंट्स हैं उनका जो कल्चर है, उनकी जो चीजें हैं, उसकी वजह से भी चीजें खराब होती हैं। बहुत सारी दफा मैंने देखा है
कि जो बाहर के ममालिक से लोग आए हुए होते हैं वो उस तरह कल्चर का ख्याल नहीं करते। जो उन लोगों को बुरी चीजें लगती हैं वो लोग वो करते हैं, गाड़ी को गलत पार्क कर दिया और उसके अलावा गंद हर जगह पे फेंका हुआ है। आप किसी भी जगह पे यूरोप में चले जाएं जहां पे माइनॉरिटीज रहती हैं, यानी जहां पे यूरोपियन नहीं रहते, यहाँ पे इमिग्रेंट्स ज्यादा रहते हैं, आपको गंद नजर आएगा। आई एम सॉरी टू से, जिस तरह पाकिस्तान में है ना, कल भी मैंने आपको मिसाल दी थी कि F6 के इलाके में गाड़ी में जाते हुए जनाब वो लड़के ने चाय पी और साथ दोस्त बैठे हुए थे और उसने चाय का कप नीचे फेंक दिया। मैंने उससे जाके कहा भाई आपका कप गिर गया है। वो यंग लड़का होगा 18-19-20 साल का। कहते हे। मैंने कहा मैं आपको उठा दूं। कहते हे सॉरी, आई एम सॉरी। मैंने कहा यार मुझसे क्यों आप सॉरी कर रहे हैं, पर उससे मुझे अंदाजा हुआ कि इसको कोई सिविक सेंस ही नहीं है। इसी तरह की हरकत जब जाके ये यूरोप वगैरह में करते हैं तो वहां पे भी फिर लोगों के अंदर रिजेंटमेंट पैदा होती है। जहां पे भी माइनॉरिटीज की कोई मजहबी इबादत गाह है, किसी भी, मैं किसी एक मजहब की बात नहीं कर रहा, वहां पे पार्किंग के मसाइल होंगे, इन्होंने गाड़ियां इधर खड़ी कर देनी है, गाड़ियां उधर खड़ी कर देनी है, उसकी वजह से भी जो लोकल आबादी है वो डिस्टर्ब भी होती है, वो एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट्स भी पैदा होते हैं। तो जहां पे वहां पे इस्लामोफोबिया है, नस्ल परस्ती है, बहुत सारे मसाइल हैं, वहां पे इमिग्रेंट्स के कुछ रवैये ऐसे हैं जिनकी वजह से वहां पे उस तरह की वो जो सूरत हाल है उसके ऊपर एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो तेल फेंकने का काम हो जाता है और वो ज्यादा संजीदा सूरत हाल बन जाती है। ये अब तक की तफसीलात थी। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।